तो इस फिल्म के पहले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर जिसका नाम डैन होता है वो आसमान से गिर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी गिर रहे हैं। उन सभी के हाथों में गन थी और जिस शहर में वो लोग गिर रहे थे वहां पर चारों तरफ बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी। डैन सीधे गिरते हैं एक टेरेस के स्विमिंग पूल में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डैन स्विमिंग पूल से उठते हैं और एक भयानक आवाज उनको सुनाई देती है आसमान से। और उसी के साथ ये इंट्रो सीन कट होके चली जाती है एक क्रिसमस पार्टी में जो कि हो रही थी डैन के घर पे 28 साल पहले, जो कि दिसंबर 2022 थी। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल में बिजी डैन अपने घर में एंट्री लेते हैं और पार्टी में सब बहुत मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। डैन अपनी बेटी म्यूरी को बुलाते हैं और कुछ सामान किचन में रखने के लिए बोलते हैं। टीवी पे वर्ल्ड कप फाइनल फुटबॉल मैच चल रहा था और डैन की वाइफ बोलती है कि म्यूरी सबके साथ फुटबॉल मैच देखना चाहती है। और इधर डैन के पिता यानी म्यूरी की ग्रैंडफादर एक क्रिसमस कार्ड म्यूरी के नाम भेजे थे, जिसको लेके डैन काफी नाखुश हो जाता है और अपने फादर से कोई भी संबंध ना रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डैन के पिता डैन से सारे संबंध पहले ही तोड़ चुके थे। इसी बीच डैन अपने वाइफ से बोलते हैं कि वो इंटरव्यू कॉल खत्म करके ही वापस आ जाएंगे और डैन घर से निकलते हैं और किसी अर्थर नाम के बंदे से फोन पे बात करते हैं, लेकिन आर्मी लैब में वो जॉब किसी दूसरे आदमी को मिल जाता है और इस बात पे डैन काफी गुस्सा हो जाते हैं और बाहर रखा हुआ डस्टबिन को लात मार के गिरा देते हैं। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि म्यूरी, डैन और डैन की वाइफ सबके साथ फुटबॉल मैच देख रहे थे। म्यूरी डैन से कहती है कि वो डैन की तरह अपने जीवन में बेस्ट बनना चाहती है। इसके बाद सभी फुटबॉल मैच देखने लग जाते हैं और मैच में गोल होने ही वाला था कि अचानक से एक धुआं मैदान के बीचों बीच निकलने लगता है और उसमें से 50-60 सोल्जर गन लिए मैदान में उतरते हैं और उनके चीफ एक लेडी सोल्जर बताती है कि वो लोग फ्यूचर यानी कि भविष्य से आए हैं, जो कि 30 साल आगे होता है, और बताती है कि फ्यूचर में एलियन और इंसान में एक भयंकर जंग छिड़ी है और इंसान 11 महीनों में खत्म हो जाएंगे पूरे दुनिया से। इसीलिए वो लोग मदद चाहते हैं अपने पूर्वज यानी कि अपने बाप दादाओं से, जो कि प्रेजेंट में है, यानी कि जहां डैन जी रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि 12 महीने गुजर चुका था और टीवी पे न्यूज़ चल रहा था कि वो फ्यूचर वाला जंग दुनिया में काफी नुकसान पहुंचा रहा था और पूरे वर्ल्ड के आधातर सोल्जर उस खतरनाक एलियन के खिलाफ जंग में मारे जा चुके थे और कुछ ही सोल्जर काबिल बचे थे और इसीलिए सभी कंट्री के गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट साइन कर चुके थे कि सिविलियंस यानी कि आम आदमी को भी इस जंग में अब शामिल किया जाएगा। इसीलिए दुनिया भर में सिविलियंस को रिक्रूट किया जा रहा था, लेकिन सिविलियन सोल्जर्स भेजने के बावजूद भी फ्यूचर वर्ल्ड में सिर्फ 5 लाख लोग ही बचे थे और सिविलियन सोल्जर्स के सिर्फ 20% ही बचकर वापस आ पा रहे थे। इसीलिए प्रेजेंट वर्ल्ड में दुनिया के नागरिक जंग के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। अगले सीन में हम लोग पहली बार डैन को अपने स्कूल में बायोलॉजी की क्लास लेते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो डैन दूसरी टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाते हैं और तभी मार्टिन नाम के एक स्टूडेंट प्राचीन ज्वालामुखी को लेकर बहुत सारा ज्ञान दे डालता है। इसी बीच बाकी सारे स्टूडेंट उस फ्यूचर वॉर में मरने वाले लोगों को लेके बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन डैन सबसे कहते हैं कि साइंस और साइंटिस्ट पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए जब तक इंसान इस वार को खत्म न कर दे। तभी डैन के मोबाइल पे
मिलिट्री हेडक्वार्टर से एक अर्जेंट मैसेज आता है और उसे आर्मी हेडक्वार्टर में लाया जाता है। वहां आर्मी ऑफिसर्स डैन को एक कुर्सी में बिठाते हैं और उनका एक टेस्ट लिया जाता है, जहां पर उनके हाथों में एक बायोकर्नल डिवाइस डाल दिया जाता है जो कि मिशन खत्म होने से पहले उतारा नहीं जा सकता, और उस डिवाइस से डैन को दुनिया में कहीं पर भी ट्रैक किया जा सकता है। इसी बीच आर्मी ऑफिसर्स डैन को स्कैन करके ये भी बताते हैं कि वो अक्टूबर 13, 2030 में यानी कि 7 साल बाद मरने वाले हैं, और डैन सभी टेस्ट पास कर चुके थे और उनको फ्यूचर वार में चुन लिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन की वाइफ को जंग से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करते हुए। इसी बीच डैन वहां पहुंचता है और वो लोग भाग जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डैन कहता है कि गवर्नमेंट से बचना अब नामुमकिन है। इस बात को सुन के डैन की वाइफ डैन को बोलती है कि एक बार जाके अपने पिता से मिल ले, क्योंकि डैन के पिता ही इस बुरे वक्त में उन लोगों की मदद कर सकता है। अब डैन सीधे अपने डैड के पास जाता है और अपने हाथ में लगे हुए डिवाइस को दिखाते हैं। डैन के पिता अब उस डिवाइस को देखते ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि ये डिवाइस सी सीरीज सेकेंड जनरेशन की है, जो कि सिर्फ वही खोल सकते हैं। ये बोल के वो शराब पीने लगते हैं और इसी बात पे डैन काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने पिता को भला बुरा कह देते हैं, क्योंकि डैन और उसकी माँ को वो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे जब वियतनाम की जंग चल रही थी, और जंग से वापस आके अपने एयरक्राफ्ट्स बनाने लगे और लोगों को इलीगली बेचने लगे। यहाँ तक कि डैन की माँ की मौत की खबर सुनने के बाद भी वो वहां पे नहीं आए थे। डैन अब सीधे बताते हैं कि दोबारा उन लोगों से या म्यूरी से कांटेक्ट करने की वो कोशिश ना करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन अपने घर पर आ जाता है और अपने बीवी और बेटी से वादा करते हैं कि 7 दिन के जंग खत्म करके वो जरूर वापस आएंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उन सभी को डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक अनाउंसमेंट सुनाया जाता है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीच होती है, जिसमें उन लोगों की कुर्बानी फ्यूचर के जंग के लिए यानी कि भविष्य में बैठे उन सभी के बच्चों के लिए एक अहम कड़ी बताया जाता है। वहां लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अगले 7 दिन अगर वो सरवाइव कर जाए तो सभी को वापस बुला लिया जाएगा और बेसिक ट्रेनिंग का भी कोई काम नहीं होगा। वहां पर सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के हाथों में गन लेके एलियंस के पेट और सर पर निशाना लगाना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही टीम मिशन पर जाएगी, पहला डी फोर्स और दूसरा आर फोर्स। अब लाइन में खड़े सभी के जंप बैंड्स यानी कि रिस्ट में बंधी हुई वो बायोकर्नल डिवाइस में अपने अपने टीम का नाम शो होने लगा। डैन आर फोर्स में होते हैं और उसके बगल में खड़े चार्ली नाम का एक बंदा भी उसी के टीम में होते हैं। अब चार्ली डैन को बोलते हैं कि पिंक टी शर्ट पहने बंदे का नाम डोरियन है और वो तीसरी बार इस जंग में जा रहा है, और डोरियन के गले पे एलियन का एक नाखून भी लटकते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको डोरियन ने ही मारा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग लेफ्टिनेंट हार्ट को एक सेशन लेते हुए देखते हैं, जहां पे आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं कि जंपलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उन सभी को फ्यूचर में लिया जाएगा और मुश्किल से एक ही वर्म होल बन सका है, जिसमें सिर्फ 2051 पे जाया जा सकता है और वापस 2021 पे आया जा सकता है। रात में सभी सिविलियन सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक एक अलार्म बजता है और बोला जाता है कि आर्मी रिसर्च लैब में एलियंस हमला कर चुके हैं, जो कि भविष्य में हो रहा है। अब सभी को जंप पैड में लेकर खड़ा कर दिया गया और लाइन बाय लाइन फ्यूचर में लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से लॉन्च ठीक तरीके से नहीं हो पाई और सीन जाके इंट्रो सीन के साथ पंच हो जाता है
जहां सब लोग डैन के साथ आसमान से गिर रहे होते हैं, जहां डैन, चार्ली, डोरियन और उनके साथी टेरेस वाला स्विमिंग पूल पे डायरेक्ट जाके गिरते हैं और कुछ लोग इधर उधर गिर जाते हैं जो कि जख्मी हो जाते हैं। अब पूल से उठने के बाद वो लोग देखते हैं कि पूरा मायामी शहर लगभग तबाह हो चुका था और रिसर्च टीम को लैब में एलियन घिर चुके थे और पूरे शहर को भी। तो अब एक लेडी आर्मी ऑफिसर कमांड देती है कि पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके डैन और उसकी टीम को रिसर्च लैब से सभी को सही सलामत निकाल के शहर से एग्जिट कराना होगा। अब डैन और उसकी टीम रिसर्च लैब बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं और वहां सभी लैब मेंबर को मरा हुआ पाते हैं। अब आर्मी ऑफिसर कमांड देती है कि लैब में रखा सभी हार्ड ड्राइव, डेटा और ब्लू एम्प्यूल्स जल्द से जल्द लेके वो सभी निकल जाए वहां से। दूसरी तरफ फाइटर प्लेन्स बॉम्ब लॉन्च करने के लिए उड़ान भर चुके थे। अब डैन के टीम सीढ़ियों से उतर रहे थे कि अचानक एलियंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं और काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस मुठभेड़ में काफी लोगों की जान भी चली जाती है। डैन के टीम काफी फायरिंग भी करते नजर आते हैं। बिल्डिंग से निकल के वो लोग भागते हुए नजर आते हैं और एलियंस उनका पीछा नहीं छोड़ते। इस सीन में एलियंस काफी अग्रेसिव और डेंजरस नजर आते हैं। अब फाइटर प्लेन्स कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं और तभी डैन के एक टीम मेंबर सबवे में गिर जाते हैं और डैन उस जख्मी टीम मेंबर को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी आर्मी ऑफिसर कमांड करती है कि अगर वो सभी वहां से तुरंत ना निकले तो सभी के सभी मारे जाएंगे। अब डैन ना चाहते हुए भी आगे निकल जाते हैं और तभी फाइटर प्लेन्स बॉम्ब गिरा देती है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है वहां पर, जिसमें डैन और उसके सभी साथी घायल होके बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डैन एक आर्मी टेंट में आंखें खोलते हैं। चार्ली और डोरियन भी वहां थे। उन सभी को जिंदा रेस्क्यू किया गया, लेकिन उनके ज्यादातर टीम मेंबर मर चुके थे। अब डोरियन डैन से कहता है कि वो सब एक एक करके मारे जाएंगे और डोरियन खुद तीसरी बार यहाँ पे आया था क्योंकि उसको कैंसर है और वो इस जंग में लड़ते हुए मरना चाहता है अपने मर्जी से। तभी कुछ ऑफिसर्स डैन को बुलाते हैं और उनके कमांडिंग लेडी ऑफिसर के पास लेके जाते हैं, जो डैन को वेलनेस पे अभी तक मिशन के सारे कमांड दे रही थी। अब डैन उस लेडी आर्मी ऑफिसर की पहचान जान के हैरान रह गया क्योंकि वो लेडी ऑफिसर लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर और कोई नहीं बल्कि डैन की ही अपनी बेटी थी, जो कि इस फ्यूचर में लेफ्टिनेंट म्यूरी फॉरेस्टर है और एलियन के खिलाफ इस जंग में शामिल है। आर फोर्स को म्यूरी ने ही बनाई थी और वो अभी बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करके हेड रिसर्चर भी बन चुकी थी। अब म्यूरी डैन को बताती है कि मानव जाति का अंत बहुत जल्द ही होने वाला है और एक मादा एलियन को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है और बताती है कि ये मादा बहुत ही खतरनाक है और नर एलियन इसको रक्षा करने के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। अब तक लैब में बनाया गया कोई भी जहर इस मादा को मार नहीं पाई। अब इस मादा को पकड़कर इसकी खून से जहर बनाना पड़ेगा, इसलिए म्यूरी डैन को लेके उस मादा को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे म्यूरी डैन को बताती है कि ये एलियंस कुछ ही दिनों में इस पूरे दुनिया को खत्म कर देंगे क्योंकि वो भूखे हैं और इंसान उनके खाना है। उस मादा एलियन के घोंसले पे सोल्जर्स एंटर कर चुके थे और उस मादा को रस्सी से बांध दिया गया था। उसे पिंजरे में
खींच के सोल्जर्स लाने ही वाले थे कि अचानक वो एलियन हमला कर देती है और 2-3 सोल्जर्स को वहीं पे मार डालती है। हेलीकॉप्टर से ये सब देखकर म्यूरी भी नीचे घोंसले के अंदर पहुंचती है और उस एलियन को काबू करने लग जाती है। फाइनली डैन भी उस घोंसले में पहुंचता है क्योंकि उस मादा एलियन को बचाने अब हजारों नर एलियन आने लगे थे। अब म्यूरी और डैन मिलके उस मादा एलियन से एक जबरदस्त फाइट करते हैं और फाइनली उस एलियन को काबू कर लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं और उन 1000 एलियन से फाइट करते हुए बच के निकल जाते हैं एक सुनसान बीच पे, जहां म्यूरी डैन को बोलती है कि इस मिशन पे डैन को अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहिए था क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। डैन अब म्यूरी से सवाल करते हैं कि म्यूरी की मॉम यानी डैन की पत्नी अब कैसी है और कहाँ है। तो म्यूरी बताती है कि डैन म्यूरी और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़ चुके थे और म्यूरी की 16th बर्थडे पे डैन का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। म्यूरी ये सब बताते हुए बहुत ही इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये सब वो हॉस्पिटल में अपने आंखों से देखी थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एलियन को एक समुंदर के बीचों बीच एक लैब में लाया गया है और उस बेहोश एलियन को हर घंटे हाई सीडेटिव दिया जा रहा है। म्यूरी उसके ब्लड सैंपल लेके एक ऐसा टॉक्सिन बनाना चाह रही है जिससे उन सभी का खात्मा हो, लेकिन उसके लिए ब्लड सैंपल्स का हजारों टेस्ट भी करना पड़ेगा जब तक वो जहर यानी कि टॉक्सिन बन ना जाए। अब काफी टाइम उस स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए लग जाता है। इस बीच डैन म्यूरी से कहता है कि उसका फ्यूचर में आना और म्यूरी से मिलना, इन सब के पीछे तो जरूर कोई मकसद होगा। तो म्यूरी कहती है कि ये जहर अगर सक्सेसफुली बन जाता है तो डैन उसको लेके अपने टाइम में यानी कि पास्ट में वापस चला जाए और उस जहर का हजारों सैंपल बनाए क्योंकि फ्यूचर में टाइम बहुत ही कम बचा है और सारे लैब भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो डैन उसे फ्यूचर में लाने का प्लान अब समझते हैं और ये इस फिल्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है क्योंकि अगर इंसान के पास वो जहर पहले से होगा तो ये एलियंस दुनिया में अपना राज कभी भी कायम नहीं कर सकती। अब म्यूरी डैन को बोलती है कि डैन इस दुनिया को जरूर बचा सकते हैं क्योंकि वो उनके पापा है और उस पे म्यूरी सबसे ज्यादा भरोसा भी करती है। तो डैन राजी हो जाता है उस टॉक्सिन को लेकर वापस जाने की। वो केमिकल बॉन्ड भी 100% बन जाता है। तभी वो मादा एलियन होश में आ जाती है और हजारों एलियन उसे बचाने लैब के सुरक्षा घेरे तोड़ के अंदर आ जाते हैं। डैन और म्यूरी उस टॉक्सिन को लेकर वहां से निकल जाते हैं और उनके जंप करने में सिर्फ 8 मिनट्स होते हैं, यानी कि जिस जंप लिंक के मदद से वो पास्ट में यानी कि फिल्म के प्रेजेंट टाइमलाइन में आ सकते हैं। तो म्यूरी और डैन फाइट करते हुए बाहर निकलने लगते हैं और इस बीच म्यूरी को एलियंस का छोड़ा हुआ कांटा भी लग जाता है और म्यूरी जख्मी हो जाती है और उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब म्यूरी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो डैन को वो टॉक्सिन दे देती है। तभी एक एलियन आके म्यूरी का पैर खींच के समंदर पे ले डूबता है और डैन के पास और टाइम भी नहीं था क्योंकि जंप लिंक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और डैन सीधे जाके पास्ट में यानी कि मूवी के प्रेजेंट टाइमलाइन पे चले आते हैं। जहर लेकर आर्मी टेंट में आंखें खोलते हैं डैन
अब डैन उस जहर को उस आर्मी ऑफिसर को देकर बोलता है कि जितना हो सके इस जहर का कॉपी बनाने के लिए। लेडी आर्मी ऑफिसर बताती है कि जंप लिंक परमानेंटली बंद हो चुका है और इंसान जंग हार चुके हैं, दोबारा कोई भी फ्यूचर में जा नहीं सकता। डैन अब घर वापस लौटता है और छोटी सी म्यूरी को देखकर इमोशनल हो जाता है। रात में डैन और उसकी वाइफ का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है और उसकी वाइफ बोलती है कि हम अगर पहले से फौज भेज के उन एलियन को खत्म कर दे तो जंग ही नहीं होगी। तो डैन कहता है कि उस एलियंस का यहाँ आने का कोई भी फुटेज या रॉकेट या स्पेसशिप जैसा कोई भी सबूत नहीं मिला रशिया में, यानी कि 2048 में जब पहली बार अटैक हुआ था। तब उसकी वाइफ सॉल्यूशन देकर कहती है कि सब गलत साल में एलियंस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एलियन पहले ही रशिया में लैंड कर चुके थे, यानी कि 2046 या 47 में। इसीलिए दोबारा कोशिश करना पड़ेगा और जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। अगले सीन में डैन डोरियन के पास एक बार में जाते हैं और मदद करने के लिए बोलते हैं, तो डोरियन राजी हो जाता है और नेक्स्ट सीन में उसके गले में वो एलियन का नाखून को मैग्नीफाइंग ग्लास में चार्ली एग्जामिन करते दिखाई देते हैं और उस नाखून में लगे ज्वालामुखी राख रशिया से नहीं बल्कि चाइना से होता है। तो सभी ज्वालामुखी एक्सपर्ट मार्टिन नाम के उस स्टूडेंट के पास जाते हैं। तो मार्टिन बोलता है कि ये मिलेनियम इरप्शन से हो सकता है, यानी कि चाइना और कोरिया के बॉर्डर में 946 एडी पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जो कि 1000 परमाणु बम के पावर से फटा था और आधी दुनिया में वो राख चली गई थी, जो कि अब रशिया के उत्तरी हिस्सों में भी पाया गया है और बर्फ के नीचे अभी भी है। तो इस बात पे डैन श्योर हो जाते हैं कि ये एलियंस उस बर्फ के नीचे पहले से ही थे और 1000 साल वेट किए बर्फ पिघल जाने तक, जो कि 2048 थी। डैन, डोरियन और चार्ली अब डिफेंस डेप्यूटी मिनिस्टर से बोलते हैं कि वो रशिया जाना चाहते हैं। तो मिनिस्टर बोलते हैं कि रशिया जाना नामुमकिन है, क्योंकि रशिया बॉर्डर सील कर चुका है और पॉलिटिकल हालात भी खराब है। अब डैन वापस अपने पिता के पास जाता है, जो कि एक माहिर पायलट थे और उनके पास काफ़ी सारे प्लेन्स भी होते हैं। डैन के पिता राज़ी हो जाते हैं रशिया जाने के लिए, क्योंकि डैन खुद उससे मदद मांगने गया था। अब ज़्यादा से ज़्यादा जहर बना के वो लेडी आर्मी ऑफिसर भी आ जाती है और सभी चुपके से रशिया के उत्तर में उस ग्लेशियर पे चले जाते हैं। फाइनली उन सभी को स्पेसशिप सर्च करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है और वो लोग ब्लास्ट करके बर्फ में एक 400 मीटर का गड्ढा खोदते हैं और अंदर जाते हैं। फाइनली सभी को स्पेसशिप मिल जाता है और डैन और उसकी टीम स्पेसशिप में एंट्री लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ मरा हुआ एलियंस की बॉडी, जो कि वाइट स्पाइक नहीं थी, लटकते हुए। वाइट स्पाइक एक्चुअल में थी कार्गो में, यानी कि वो मरा हुआ एलियंस वाइट स्पाइक्स को लेकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे और क्रैश होके धरती पे पहुंचे। वाइट स्पाइक्स कार्गो में हाइबरनेट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो एम्ब्रायो के अंदर एक गहरी नींद में थे। तो एक्चुअल में वो वाइट स्पाइक्स उन मरे हुए एलियंस के वेपन्स थे। टाइम वेस्ट ना करके डैन उस टॉक्सिन को एम्ब्रायोस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तभी 3 वाइट स्पाइक्स गलती से निकल के बाहर चले जाते हैं, जिसमें वो मादा भी थी और बाकी बचे वाइट स्पाइक्स को डोरियन डिटोनेट करके पूरे स्पेसशिप को उड़ा देता है और इसमें वो खुद भी मर जाता है। दोनों एलियंस को तो चार्ली और डैन के पिता
मार डालते हैं बाहर ही। तीसरा, वो मादा एलियन भाग जाती है और डैन और उसके पिता उसके फुटप्रिंट देख के उसे ढूंढ लेते हैं और उन लोगों के साथ उस मादा एलियन का एक जबरदस्त फाइट होता है और बहुत कोशिशों के बाद उस एलियन को वो लोग मार डालते हैं उसी जहर से जो कि म्यूरी ने बनाई थी लैब में। उसे खत्म करने के बाद डैन अपने घर वापस आता है और अपने पिता से म्यूरी को मिलाती है पहली बार। टीवी पे डिफेंस डेप्यूटी इस पूरे मिशन का क्रेडिट लेते हुए दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं कि डैन और उसके टीम को एलियंस खत्म करने के लिए वही भेजे थे, जबकि वो डायरेक्ट रशिया जाने को मना कर दिए थे। और इस तरह डैन खुद अपने और अपने परिवार और पूरे दुनिया का फ्यूचर बदल देता है, क्योंकि वो कभी उन लोगों को अब छोड़ के नहीं जाने वाले थे। और बस यहाँ पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइज, कैसा लगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।